हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं बीएससी के टॉपिक में डिवाइड मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के बारे में। तो इससे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, डुलोंग पेटिट मॉडल, आइंस्टीन मॉडल। फिर उन सबके फेल हो जाने के बाद में जो सबसे पॉपुलर है वो जो डिबाई का मॉडल है वो पॉपुलर मॉडल है। बिकॉज ये जो स्पेसिफिक हीट सीवी को T⁻³ की प्रोपोर्शनलिटी के उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन को समझेंगे, पूरा जो जितना भी एक्सप्लेनेशन है लाइक आई विल डू इन द वन वीडियो एंड आई विल डू एक्सप्लेन इन द वन वीडियो। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डेरिवेशन भी करेंगे, इसकी थ्योरी भी यहाँ पे क्लियर करेंगे और इनके एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिबाई मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। तो डिबाई मॉडल की जरूरत इसलिए पड़ी कि आइंस्टीन मॉडल जो था वो फेल हो जाता है। अब आइंस्टीन मॉडल कैसे फेल होता है इसके लिए आपको हमारा शॉर्ट कमिंग ऑफ आइंस्टीन मॉडल नाम करके एक वीडियो है, जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको जरूर देखें या फिर आप आई टैब पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो एक्चुअल में जो आइंस्टीन मॉडल था उन्होंने क्या किया था, सिंपल सा एक्चुअली अगर मैं आपको सीधा कहूं कि लैटिस जो होता है वो कैसे बनता है, यहाँ पे बात करते हैं। ये लैटिस पॉइंट होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, इस टाइप से लैटिस पॉइंट्स होता है। अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम सीधा सा बात करें इस टाइप से, ये जो होता है इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। हम यहाँ पे एक एटम को जो है इस टाइप से इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड लेट करते हैं। ठीक है, अब ये इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, यहां पे कोई भी एटम इंडिविजुअली वाइब्रेट नहीं करता है। बट आइंस्टीन भाई साहब ने क्या किया था, इन सबको इंडिविजुअली कनेक्टेड लाइक इंडिविजुअली ले लिया था। उन्होंने जो हार्मोनिक ऑस्किलेटर लिया था, यानी कि एक्चुअली उन्होंने प्लांक कांस्टेंट का यूज किया था। प्लांक कांस्टेंट जो था उसका यूज करते हुए उन्होंने क्या किया था, यहां पे उसको लाइक क्लासिकल थ्योरी का यूज करते हुए यहां पे उन्होंने इसको लाइक प्रूफ किया था। ठीक है, अब एक्चुअली उन्होंने जो लिया था वो एक एक इस टाइप का ले लिया था। ठीक है, अब जो एक एटम जो है उन्होंने एक एटम का लिया था, लेकिन वो एक एटम भी तो बहुत सारे उन पे भी तो इफेक्ट हो रहा है ना भैया। यहाँ पे अगर हम बात करें इस एटम के वाइब्रेशन का, इस पे इफेक्ट होगा। ये जो एटम वाइब्रेट करेगा वो भी एक एटम जो है आसपास के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एटम से घिरा हुआ है। ठीक है, बहुत क्लोज यहाँ पे लाइक कह सकते हैं पैकिंग हो रही है। तो इस केस में यहाँ पे इस एक एटम का लाइक इंडिविजुअली कोई हम कह सकते हैं वाइब्रेशन होगा नहीं, इन सबका आपस में इफेक्ट होगा। तो डिबाई मॉडल उसी सिंगल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को कपल्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर लेके कंसिडर करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको समझने से पहले आप डिबाई मॉडल के जो लाइक आइंस्टीन मॉडल के जो शॉर्टकमिंग्स है उसको भी लिख सकते हैं, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बनाया। तो एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप एक अच्छी भूमिका बना के आप इसको लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, अब बात करते हैं इस मॉडल को समझने के लिए इसके पॉस्टुलेट्स। ये कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं वो इस टाइप से है कि द डिबाई मॉडल ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स। ठीक है, अ सॉलिड इज ट्रीटेड एज आइसोट्रोपिक, इलास्टिक एंड होमोजीनियस। ये आइसोट्रोपिक, इलास्टिक, होमो, अब देखो आइसोट्रोपिक का सीधा सा मतलब ये होता है कि उसके जितने भी हम बात करें जो लाइक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, उसको दी जाने वाली हीट, टेम्परेचर, ये सभी डायरेक्शन में अलग अलग होंगे। इसको हम आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक ये दो टाइप के होते हैं, इसको हम आइसोट्रोपिक कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिक टाइप की वेव प्रोड्यूस होती है। अगर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दो टाइप की इलास्टिक वेव्स होती है। तो इलास्टिक स्टैंडर्ड जो वेव होती है, इलास्टिक स्टैंडर्ड जो वेव होती है वो यहाँ पे इसमें होती है। ठीक है, और दूसरा ये होमोजीनियस होता है। ये हमने हमारे डायटोमिक एंड मोनोएटॉमिक वाले जो डेरिवेशंस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था। वाइब्रेशन किस टाइप के होता है, वाइब्रेशन यहाँ पे होमोजीनियस मीडियम, लाइक वो उस होमोजीनियस मीडियम के अंदर इलास्टिक वेव बनती है और ये होमोजीनियस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में ऐसा यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि एवरी एटम ऑफ द सॉलिड इक्वली वर्क एज अ कपल्ड ऑस्किलेटर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे पे एक पे कोई एक पर्टिकुलर पे नहीं, सब पे अपना 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 जो है यहाँ पे क्या होता है लाइक अपना इंडिविजुअली कोई नहीं होता, सबके ऊपर एक दूसरे का इफेक्ट होता है। ठीक है, और वो सब एक दूसरे के साथ में कपल्ड ऑस्किलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, सिंस एनी वाइब्रेशन मोशन ऑफ द सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ द एज द सुपरपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल मोड्स। जो इंडिपेंडेंट नॉर्मल मोड्स हैं उनके एक दूसरे का सुपरपोजिशन होता रहता है। ठीक है, इनका यहाँ पे सुपरपोजिशन हो गया इन चारों का, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब मोड्स का मतलब क्या होता है, देखो मोड्स का मतलब होता है कोई भी एटम कितने वे से, मोड्स एक्चुअली ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मोड्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, मोड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू वाइब्रेट, यानी कि वाइब्रेशन के टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कितने मोड्स होते हैं। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो ये 3n से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये नंबर ऑफ वेज होता है मोड्स का मतलब। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एन एटम के लिए। तो
द एन एटम ऑफ द सॉलिड हैव द टोटल 3n नॉर्मल मोड्स, ठीक है। एक एन एटम जो होता है उसमें लाइक एक एन मतलब एन एटम्स हैं उसके पास में, हमने एन एटम कंसीडर किए, तो 3 डायरेक्शंस में एक एटम 3 डायमेंशन, अगर हम बात करें 3 डायमेंशन के बारे में, तो 3 डायमेंशनली मतलब 3 डायरेक्शन में वो इजीली वो है वाइब्रेट कर सकता है, इसलिए हम उसको 3n नॉर्मल मोड्स में आप उसकी फ्रीक्वेंसी को लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी उसके वाइब्रेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 0 से लेके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी तक होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको ओमेगा डी से डिनोट किया जाता है, और ये जो होता है इसको डिबाई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, या फिर इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहो या फिर डिबाई कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ता है, इन द नॉर्मल मोड ऑफ द वाइब्रेशन द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल मोड ऑफ द वाइब्रेशन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन मोड क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो द वैल्यू ऑफ द डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी dw रिमेन सेम एंड एज द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर। एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स एंड लॉन्ग, पहले तो हम उसको समझते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है। इलास्टिक वेव दो टाइप के यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझो, देखो हमने एक स्प्रिंग लिया है और उसको हम आगे पीछे इस टाइप से चल रही है, ये कैसे चल रही है, इस टाइप से चल रही है, तो देखो कहीं से ये सिकड़ू ये मतलब सिंक है, कहीं से ये एक्सपांड हुई हुई है, ठीक है। तो मतलब ये जो चल रही है इस टाइप से जो चल रही है, मतलब आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, ये देखो ऐसे इस टाइप से, कहीं कहीं पे ये पास में है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दूर है, कहीं कहीं पे पास में है, तो ये इस टाइप से चल रही है। तो दीज वेव्स आर नोन एज द लाइक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब लॉन्गिट्यूड के अलोंग वो चल रही है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो चल रही है। फिर बात आती है यहाँ पे जो हमारे पास में है ट्रांसवर्स वेव। देखो आप यहाँ पे अगर हम इस हैंड से अगर इस स्प्रिंग को ऊपर नीचे करें, एक बार हम ऊपर ले गए एक बार नीचे ले गए, तो इस टाइप से अगर हम उसको करें तो ये एक वेव का फॉर्मेशन करती है, और ये जो वेव होती है दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे समझें, ट्रांसवर्स वेव में दो कंडीशन बनती है। सेम कंडीशन जो यहाँ पे उसका हम कहते हैं जो इसका क्रस्ट एंड जो यहाँ पे ट्रफ बनता है, वो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, जो कंडीशन ऊपर बन रही है वो की वो कंडीशन नीचे भी बन रही है। तो यहाँ पे जब भी हम इसके बारे में मोड्स के बारे में बात करेंगे, इनके जो मोड्स होंगे वो यहाँ पे डबल होंगे, आगे हम डेरिवेशन में इसका यूज करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ द डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी रिमेन सेम इन द ट्रांसवर्स, एंड इन दोनों में किसी भी नेचर में अगर वो इलास्टिक वेव प्रोड्यूस हो रहा है, उस दोनों को जिनको हमने एटम को जिन स्प्रिंग से कनेक्टेड कर रखा उनका जो वाइब्रेशन या तो लॉन्गिट्यूडनल हो। अब देखो ये कैसे होंगे, अगर आप थोड़ा सा आप इमेजिन कर सकते हैं तो इसको आप इमेजिन कर लें कि जब हम इन इलास्टिक वेव, अब देखो अगर ये एटम आगे पीछे होंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल बनाएंगे, अगर ये एटम एक दूसरे से एक ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, या फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इस टाइप की बन जाएगी, और अगर आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो ये इस टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड जो ट्रांसवर्स वेव है दोनों टाइप की बनेगी, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। अब आता है डिबाई अप्रोक्सीमेशन, हम यहाँ पे डिबाई अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। डिबाई अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, उसकी वैल्यूज की बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसके जो डेरिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, कंटिन्यूस मीडियम द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड, जो उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड जो होता है उसको जेड ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड ओमेगा डी ओमेगा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है यहाँ पे, ओमेगा टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा। देन द टोटल वाइब्रेशनल मोड्स जो होंगे वो इस टाइप से दिए जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू ओमेगा डी। ओमेगा डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये हो जाएगा जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n, वो उसके नॉर्मल मोड्स के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल मोड्स मतलब कितने होंगे, एक n एटम के हमने ऊपर कंसीडर किया, n एटम के जो सॉलिड होगा उसके अंदर 3n टाइप के नॉर्मल मोड्स हम यहाँ पे लेंगे। ओके, अब बात करते हैं आगे। यहां पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसवर्स, देखो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल दोनों एक साथ में काम करेंगे इन दी फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में साथ में चलेंगे, मतलब ओमेगा से लेके, चलिए ये क्या होगा, ओमेगा से लेके ओमेगा प्लस डी ओमेगा तक ये इस रेंज में चलेगा। तो अब यहाँ पे जो इसका एक्सप्रेशन होता है, एक्चुअली इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 पाई वी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन ये हो जाता है वी टी क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा 4 पाई, और इस टाइप से होता है। फिर हम इसमें से ये कॉमन लेते हैं तो एक्चुअल में आपको ये टर्म मिलता है, ठीक है। और ये सेम का सेम होता है लॉन्गिट्यूडनल के लिए, उसमें ये वी टी की जगह यहाँ पे वी एल आ जाता है, और ये डबल होता है। देखो ट्रांसवर्स वाला डबल होता है, क्यों होता है,
ट्रांसवर्स में दो कंडीशन होती है। अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करता हूं तो ट्रांसवर्स इस टाइप की होती है, ये इस टाइप का चलता है, एक सेकंड, ये ट्रांसवर्स जो होता है इस टाइप का चलता है ना, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो कंडीशन ऊपर बन रही है वो कंडीशन नीचे बन रही है, तो डबल हो जाता है ना, पर जबकि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, सिंगल कंडीशन चलती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम लेते हुए इसको काम करेंगे, बट आप क्या करो, सीधा सा इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, ये जो फॉर्मूला मिलता है आपको, ये मिलता है इनमें जो वाइब्रेशन मोड्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, आप अगर समझना चाहते हैं तो पूरा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको फॉर्मूला बना जो बताया 4 पाई वी जो है 4 पाई स्क्वायर वी वाला, वो वाला फॉर्मूला से भी आप इसको समझ सकते हो। अब अल्टीमेटली हमारे पास में ये वाला टर्म है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे मैं बता देता हूं कि vt क्या है, vt और vl। तो vt जो है वेलोसिटी ऑफ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमने इसको कंसिडर किया है, ये दोनों की वेलोसिटीज हो जाएगी। तो वी टी और वी एल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो हम यहाँ पे वी टी और वी एल की कंसिडरेशन करते हैं, हमारे पास में ये क्या है, जेड ओमेगा डी ओमेगा का वैल्यू है, हम इसको इसके अंदर पुट कर देंगे और इसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हम इसकी वैल्यू को वहां पे पुट कर रहे हैं। तो जो वैल्यू को पुट करेंगे सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 0 टू ओमेगा डी, एंड ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे आगे आपके पास में 0 टू ओमेगा डी हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन वी एल। ओके, दैट इज ये हो जाएगा आगे ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू 3n। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमको यहाँ पे, तो अब बात करते हैं इसके बारे में। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा। आप देखो ये ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो दीज ऑल आर द कांस्टेंट फॉर दिस टर्म। सो यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब। अच्छा यहाँ पे भी क्यूब आएगा आई थिंक, है ना, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक यहाँ पे इसमें लिखा नहीं है, दिस इज द मिस्टेक। तो यहाँ पे भी जो है वो क्यूब होगा। ठीक है, दोनों में क्यूब होता है, सेम सेम टर्म होती है दोनों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे हम, तो ये बाहर आ जाएगा 0 से लेके ओमेगा डी में, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 3n आ जाएगा। सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने में हमको मिलेगा v अपॉन 2 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन वी एल क्यूब, और ये आ जाएगा आपके पास में इसका इंटीग्रेशन करने पे ओमेगा क्यूब अपॉन 3 और ये हो जाएगा 0 से लेके ओमेगा डी तक। अब हम सिंपल सा लिख देंगे, जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा डी मिलेगा आपको, तो हम यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं करके हम सीधा से इसको लिख देते हैं, लिमिट भी पुट कर देते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी ओमेगा क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 3। ठीक है, लिमिट 0 पे 0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 3n, ये जो है वो 3n के इक्वल है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जो इसकी ओमेगा डी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा v अपॉन 3 पाई स्क्वायर। एक काम करता है, हमको यहाँ से इसको फ्री करना है ना, तो इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में ओमेगा डी अपॉन 3, इसका ये इसका क्यूब होगा, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3n अपॉन v इंटू ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। अब ये टर्म जब पूरा उधर जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन वी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी एल, सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यूब है, तो ये हो जाएगा वी टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन वी एल क्यूब पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये जब उधर जाएगा तो पावर में -1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास में ये जो 3 है, ये 3 जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको, सॉरी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 हो जाएगा। तो एक्चुअली जो हमको यहाँ पे ओमेगा डी क्यूब का जो वैल्यू मिल रहा है वो हो जाएगा 18n अपॉन वी पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन वी एल क्यूब पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब हमको क्या करना है इसका, भाई एक्चुअली हमको तो ओमेगा डी फाइंड करना है ना, सो यहां से आपको जो ओमेगा डी का वैल्यू मिल जाएगा, हम क्या कर देंगे दोनों और क्यूब रूट कर लेंगे। तो दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट करेंगे मतलब ये हो जाएगा 18n पाई स्क्वायर अपॉन v पावर 1/3 हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन
वी टी क्यूब प्लस 1/VL क्यूब पावर -1/3 हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो फॉर्मूला आएगा, दिस इज द लाइक कट ऑफ द, दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो फार्मूला हमको मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सो इसको हम कहते हैं दिस इज द डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो टर्म आपको मिल रहा है दिस इज नोन एज द डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये डिबाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां से हम ये जो वैल्यू आई हमारे पास में, इस वैल्यू से हम क्या करते हैं, इसकी जो जेड ओमेगा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब बात करते हैं, हमको तो एक्चुअली क्या करना है, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये जो वैल्यू हम लिखते हैं, एक बार वापस लिखते हैं, तो नाउ हम यहां पे लिखते हैं नाउ बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू, तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास में है v अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये है v अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 2 अपॉन ओमेगा, सॉरी 2 अपॉन वी टी, 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो हमको यहां से पुट करना है। एक्चुअली हमारे पास में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आ गई। अब हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कैसे मिलेगी, आप देखें। तो जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास में जो यहाँ पे टर्म्स है वो क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करना है, सिर्फ हमको इसका वैल्यू पुट करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, सीधा सा हम एक काम कर सकते हैं, इसी टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ऐसे मॉडिफाई करेंगे, देखो अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली हम इस यहां से नहीं करते, हम यहां से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम इसको मॉडिफाई करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख देंगे, बाय इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास में क्या हो रहा है हम उसके बारे में बात करें। तो इक्वेशन नंबर 3 में 18n स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर हमको तो क्या करना है, एक्चुअल में इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इधर 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब पावर -1 है। तो जब ये उधर जाएगा, ये वाला टर्म जो है, ये टर्म जब उधर जाएगा, तो अगर हम इस टर्म की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डी होल क्यूब, और ये टर्म जब इधर आएगा तो 18n पाई स्क्वायर अपॉन वी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये जो -1 जो है, इस -1 पावर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जब -1 पावर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम -1 पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। अपने को तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ पे इसका वैल्यू चाहिए, ऊपर पावर -1 नहीं, हमको यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो नाउ ऑन टेकिंग -1 पावर इन बोथ साइड, हम बोथ साइड में क्या कर देंगे, -1। अब देखो ये काम है ना, आप यहां से भी कर सकते थे। ये एक्चुअली जब ये इधर जाता टर्म तो ये -1/3 हो जाता, बट हम इससे कर रहे हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कचरा हो रहा है, इसलिए हमने इसको यहां से इसको कंसिडर किया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, जब ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, तो जब हम दोनों तरफ यहाँ पे पावर ले लिया, तो उस पावर से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो टर्म मिलेगा दैट विल बी 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब। ये हो जाएगा, इधर -1 की पावर -1 ले ली, मतलब ये +1 हो गया है। ठीक है, अब ये हो जाएगा डी ओमेगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा डी ओमेगा -3, और डी ओमेगा -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म बन जाएगा वो बन जाएगा 18n पाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा v। तो सिंपली हमारे पास में ये टर्म आ गया। नाउ अब इसको क्या करना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में हमको इसकी वैल्यू पुट करनी, बिकॉज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सो विल गेट डी ओमेगा, सॉरी जेड ओमेगा डी ओमेगा, दैट विल बी v अपॉन 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, आपको यहां से इसका वैल्यू पुट करना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा डी क्यूब, और ये आ जाएगा 18n पाई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा v, मतलब हमने क्या किया, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से जब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर से सॉरी पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और वी से वी कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट द वैल्यू 9n ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमको जो वैल्यू मिलेगा 9n ओमेगा स्क्वायर, आई थिंक इसके साथ में ओके यहां पे ना इसके साथ में ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा भी तो है ना, तो ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा भी इसके साथ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में तो ओमेगा हमने लिखा है भाई, यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखो ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये भी टर्म इसके साथ में आएगा, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन अपॉन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओमेगा क्यूब डी, और आगे हो जाएगा डी ओमेगा। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, हम इसको एक बार नीचे लिख देते हैं। तो जेड ओमेगा डी ओमेगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा है 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब डी, और ये हो जाएगा डी ओमेगा। तो ये जो वैल्यू मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको जेड ओमेगा डी ओमेगा का वैल्यू, और इसको हम कहते हैं डिबाई अप्रोक्सीमेशन। लाइक ये क्या होता है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो इसकी डेंसिटी होती है ना, जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ मोड, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, दिस इज नोन एज द डिबाई अप्रोक्सीमेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिबाई अप्रोक्सीमेशन। तो डिबाई अप्रोक्सीमेशन में जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू लेके काम करते हैं। अब इसका यूज कहां किया जाता है, ग्राफ के जो प्लॉट में है ना, ग्राफ प्लॉट में इसका यूज किया जाता है। उस टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसके बीच में ना जेड ओमेगा एंड ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, इसका जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बिटवीन, लिख सकते हैं ग्राफ जेड ओमेगा वर्सेस ओमेगा, इसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में जब ग्राफ बनता है तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, और ये जो होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। आप देख सकते हैं जेड ओमेगा, नाउ जेड ओमेगा जो है वो आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा के। जेड ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये आप देख सकते हैं इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन सारी हमारी जो है इस अप्रोक्सीमेशन से आती है। नाउ अब बात करते हैं हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आती है, मीन एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल मोड। अब ये वैल्यू जो है हम लाइक ये आइंस्टीन में कैलकुलेट की गई थी एक ऑस्किलेटर के लिए, जो इसकी एनर्जी होती है वो ये होती है, ठीक है। ई बार इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। एच कट ओमेगा का मतलब ध्यान रखना एच अपॉन 2 पाई होता है, प्लांक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई को हम एच कट ओमेगा या एच बार कहते हैं, ठीक है। तो ये एच कट ओमेगा अपॉन 2 एंड एच कट ओमेगा अपॉन ई टू द पावर एच कट ओमेगा के बी टी -1 होता है। अब यहाँ पे के बी जो होता है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमान, ठीक है, दिस इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो दिस इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन समथिंग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं, और ये जो है हमारे पास में इसका लाइक मीन एनर्जी का वैल्यू आता है, ये हमने हमारे प्रीवियस डेरिवेशन में कर रखा है। तो ये एक ऑस्किलेटर के लिए होती है। अब देखो एक ऑस्किलेटर के कपल ऑस्किलेटर हो उसके लिए एनर्जी सेम ही होती है। हम बात करते हैं यहाँ पे लैटिस स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो लैटिस स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा में जो इसकी लैटिस फ्रीक्वेंसी रेंज होगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जो लैटिस फ्रीक्वेंसी रेंज होती है एक्चुअली क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी, यहां से हमको क्या करना है, यहां से हमको सीवी का वैल्यू फाइंड करना है। सीवी का वैल्यू क्या होता है, डी यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, इसका वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हमने यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर रखा, हम इसके यूज से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो ये हमारे पास में एनर्जी आ गई, हमारे पास में ई बार का फॉर्मूला है, हमारे पास में जेड ओमेगा डी ओमेगा का भी फॉर्मूला है। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। 4 हमने ऊपर दे दिया था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, और ये जो होगा इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक हीट, ये टोटल, अच्छा अब अगर मैं, ये तो थी एक ऑस्किलेटर के लिए, अगर हम बात करें जो डिबाई जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके थ्रू हम टोटल की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की जो टोटल एनर्जी होगी वो यू ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ओमेगा डी तक चली जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा ई जेड ओमेगा डी ओमेगा, मतलब इस ना मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है, मैक्सिमम उसकी डिबाई कट ऑफ तक जाएगी। अच्छा यहाँ पे ग्राफ जो होता है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट, आप देख सकते हैं मिनिमम जो है इसकी वैल्यू 0 है, और जो मैक्सिमम जो इसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा डी के इक्वल है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ये इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। जेड और इसका ये ओमेगा स्क्वायर आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि जेड ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर, और ध्यान रखना ओमेगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा मिलता है हमको, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा मिलता है जहां पे आपको ये हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ओमेगा स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे को यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ये टोटल एनर्जी हमको यहाँ से मिल गई। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में वैल्यू है ई बार, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एंड इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या करेंगे, जेड बार, जेड ओमेगा डी ओमेगा वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से क्या है 9n ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डी, ये वैल्यूज आपके पास में। तो हम इसको यहाँ पे इसका यूज कर लेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में जो इसकी वैल्यू, अच्छा इससे पहले हमको तो सीवी निकालना है ना। एक काम करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू में पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे सीवी में। हमको तो क्या निकालना, सीवी निकालना। नाउ स्पेसिफिक हीट सीवी क्या होता है, वी नो दैट CV is equals to du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम ना लेकर हम सीधा इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि मेटल में सीपी सीवी दोनों इक्वल ही होता है। ठीक है, तो CV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ओमेगा डी, और इनका क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका जो है ना, ये dt हो जाएगा। एक्चुअली इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, dt अपॉन ये हो जाएगा d बाई डी टी 0 टू ओमेगा डी, और ये हो जाएगा ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज, ऑन पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। 6 से हम ई बार की वैल्यू पुट करेंगे और 5 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ अब देखो, ये हो जाएगा आपके पास में CV इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो 0 टू ओमेगा टी, ई बार की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस एच कट ओमेगा अपॉन ई टू द पावर, ये होती है ई टू द पावर एच कट ओमेगा अपॉन के टी। ठीक है, के बी टी को हम सीधा के टी लिख रहे हैं ना, के बी नहीं लिख के के टी लिख रहे हैं हम सीधा। यहाँ पे चलो लिख देते हैं, मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ, के बी को हम के बी लिखेंगे, के लिखेंगे ताकि ज्यादा कचरा ना हो यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा -1। ओके, ये टर्म जो है वो हमारे पास में आ रही है, ये -1 है ना, इसके ये -1 आई थिंक यहाँ पे नहीं, आई थिंक दिस इज द मिस्टेक। ये जो -1 है यहाँ पे नहीं है, -1 नीचे है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म में नहीं है -1 यहाँ पे, ये -1 इस टाइप से आपको फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, ये -1 जो है वो नीचे की तरफ है, आप इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। ओके, तो ये -1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है आपको, जो इसका वैल्यू है ना डी ओमेगा, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हमारे पास में क्या आ रहा है, 9 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं एक सेकेंड, आई थिंक क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9n ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये हो रहा है 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब डी, और आगे आ रहा है डी ओमेगा। तो इस वैल्यू का अपना को इंटीग्रेशन करना है, लेकिन पहले यहाँ पे क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे करेंगे, ये डेरिवेशन में स्टेप जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे हम उसके केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, सीवी जो है, सीवी इज इक्वल्स टू, तो सीवी जो आपको मिलेगा यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, 9n अपॉन ओमेगा स्क्वायर डी, ये पूरा कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ रहा है, और यहाँ पे एच कट कांस्टेंट है, एच कट को हमने बाहर निकाल दिया। टी को बाहर नहीं निकालेंगे, बिकॉज टी का आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो टी का पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू ओमेगा डी, डी बाई डी टी। ओके, डी बाई डी टी। यहां पे आपको जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, देखो अब यहां पे अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको पूरा आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको जो टर्म मिलेगा वो मिल जाएगा ओमेगा क्यूब। अब देखो कैसे मिलेगा, यहां से ये ओमेगा स्क्वायर है, यहां से ये ओमेगा ओमेगा है। एक्चुअली क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके पूरा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये टर्म आएगा ओमेगा क्यूब अपॉन, यहां पर आएगा ई टू द पावर एच कट ओमेगा अपॉन के टी, एच कट ओमेगा अपॉन के टी -1। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये हो जाएगा डी ओमेगा, ये टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। तो CV इज इक्वल्स टू 9h कट अपॉन, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डी। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई, ओमेगा स्क्वायर नहीं है भैया, ओमेगा क्यूब है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा क्यूब है ना, ये ओमेगा क्यूब है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 टू ओमेगा डी तक इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। यहां पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इतना सा समझो आप, सबसे पहले
जब भी हम 1/x, देखो t तो नीचे है ना, t तो नीचे है ना, तो इसको 1/x कंसिडर किया जाएगा। तो 1/x का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो हमने को -1/x² मिलता है। तो हमने यहां पे जो इंटीग्रेशन किया वहां पे हमको मिला -1 अच्छा -1 नहीं लिख के हम ओमेगा क्यूब लिख देते, बिकॉज ओमेगा क्यूब ऊपर पड़ा है, तो -1/ओमेगा क्यूब e⁻h⁻ओमेगा/kt-1 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया -1/x² का। बट अभी ये x थोड़े ही है, ठीक है, चेन रूल लगाएंगे इसमें, ये वाले टर्म का वापस डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो e⁻h का e⁻ ही होगा, तो h⁻ओमेगा/kt हो जाएगा। 1 का -1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा। बट अब वापस क्या करना है, देखो वापस इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो h⁻k, ठीक है, और आगे वापस क्या 1/t, वापस ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1/t का क्या हो जाएगा -1/t² हो जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा h⁻k -1/t², तो ये आपको इसका डेरिवेटिव मिल रहा है, और आगे आएगा आपके पास में डी ओमेगा, ये डी ओमेगा लिखा तो ये डी ओमेगा आएगा, ठीक है। अब हम यहां से इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, सीवी का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल्स टू 9h कट। अब देखो ये h, अच्छा ये भी h कट है ना, h कट ये बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो गया इसका स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब डी हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें के ओमेगा, ये भी अच्छा ओमेगा को बाहर नहीं लेना क्योंकि अब ओमेगा का इंटीग्रेशन करना है, तो के जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इस के को भी हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे, तो ये के बाहर लिख दिया हमने। एंड ये हो जाएगा आगे जो आपके पास में ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो 0 टू ओमेगा की रेंज में हो रहा है और ओमेगा डी की रेंज में हो रहा है। यहाँ पे ये ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, नहीं कि ये ओमेगा और ये ओमेगा क्यू ओमेगा पावर 4 हो गया। और ये जो टर्म आपके पास में मिलेगा यहाँ पे एच कट ओमेगा अपॉन के टी, यहाँ पे आपको एक टर्म एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये जो टी स्क्वायर है ना, अब ये टी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इस टी स्क्वायर को भी हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे, सो ये टी स्क्वायर भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे, तो ये टी स्क्वायर यहाँ पे बाहर मिल गया आपको। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, अगर हम अपॉन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा e⁻h कट ओमेगा kt-1 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा डी ओमेगा। अब इसको ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट वैसे तो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसका आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है। एक्चुअली जो पूरा इंटीग्रेशन है ना ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको स्पेशल केस लेके इंटीग्रेट करेंगे, बट हम यहाँ पे कुछ कंसिडर करेंगे, वो कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली हम यहाँ पे एच कट ओमेगा अपॉन के टी जो है उसको हम यहाँ पे एक्स लेट कर रहे हैं, ठीक है, और एच कट ओमेगा डी अपॉन के जो है उसको हम यहाँ पे थीटा डी डिनोट कर रहे हैं। जब आप इन सब के वैल्यूज पुट करोगे, प्लांक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई करोगे, यहां से ये ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी है, ये के बी टी जो है वो बोल्ट्जमान, ये ना इसको बी लिख देना आप, यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इन सब की वैल्यूज जब आप रखोगे ना तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिट मिलेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिबाई टेम्परेचर कहते हैं। दिस इज नोन एज द डिबाई टेम्परेचर, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होगा इसका, ठीक है। ये डिबाई टेम्परेचर हमने इसको थीटा डी से कंसिडर किया। अब समझना है यहाँ पे, अब हम यहां से सीवी का वैल्यू निकालेंगे तो हमको ये जब इसके अंदर रखना पड़ेगा तो भैया इसकी लिमिट भी चेंज होगी, मतलब आपको डी ओमेगा की जगह पे भी तो एक्सप्रेशन, जब भी हम क्या करते हैं, अगर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन का याद दिलाऊं मैं, तो जैसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमने अगर ये dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x को हमने अगर a साइन थीटा रखा है यहाँ पे, तो dx भी फाइंड करते हैं आगे, a cos थीटा फाइंड करते हैं, माइनस cos थीटा सॉरी प्लस cos थीटा डी थीटा फाइंड करते हैं ना। तो ये कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी, जब हमने इसको ऐसा लेट किया है तो यहां से क्या करते हैं हम भाई, डी ओमेगा की जगह पे वापस क्या करेंगे, ओमेगा इसका भी तो वैल्यू निकालेंगे ना, तो डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं यहां से अगर आपको समझाऊं तो डी ओमेगा नहीं ओमेगा डी इज इक्वल, सॉरी आई थिंक यहां से लेना चाहिए, ये एक्सप्रेशन होगा, ओमेगा तो इसमें आ रहा है ना, वो तो ओमेगा डी है। तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो ओमेगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के टी अपॉन एच कट, और यहां से ये हो जाएगा एक्स, तो डी ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, के टी अपॉन एच कट dx हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू भी पुट करेंगे साथ में, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज होगी, जब हम यहाँ पे ओमेगा रख रहे हैं तो उसकी, जब हम यहाँ पे ओमेगा रख रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब ओमेगा रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा डी हो जाएगी। देखो अगर आप समझो, जब हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x भी 0 हो जाएगा। अब आप देख लो, ओमेगा की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी रखता हूं, मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा डी, इसमें रख रहा हूं ना, ओमेगा डी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन एच कट हो जाएगा। तो
तो यहां से अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो के टी अपॉन एच कट जब ये इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा डी इंटू एच कट अपॉन के टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आप समझ सकते हैं, ये जो टर्म है ये टर्म तो क्या है, थीटा डी है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, थीटा डी अपॉन टी इज इक्वल्स टू एक्स लिखेंगे। तो यहां पे आपको दो लिमिट मिल गई, तो लोअर लिमिट जो मिल रही है यहां पे वो क्या मिल रही है, लोअर लिमिट तो 0 मिल रही है, लेकिन अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट आपको यहां से क्या मिल गई, थीटा डी अपॉन टी मिल गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, जब आप ये वैल्यू, अब देखो एक्चुअली क्या होगा कि हम ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे ना तो बहुत लाइक यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। अब आपको क्या करना है, सीधा सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे आपको x लिखना है, और इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा कन्वर्ट करने में आपके पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट CV का आएगा, और वो वैल्यू आएगी आपके पास में 9nk t अपॉन थीटा डी पावर 3, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो होगा 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी, नहीं कि ये देखो अपर लिमिट है थीटा डी अपॉन टी, और जब यहाँ पे ये जो वैल्यूज आप पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करने पे ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4, यहाँ से ओमेगा पावर 4 की जगह आएगा एक्स पावर 4, सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो आप थोड़ा ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहीं कम पड़ रहा है तो एच कट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर करा के वो सारा सिंप्लीफाई करके आपको ये टर्म मिलेगा एक्स पावर 4 e टू द पावर x dx अपॉन ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1। ये टर्म इसका होल स्क्वायर भी है ना, यहाँ पे इसका भी होल स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपको मिलेगा। और अब एक ध्यान रखो, 9 इंटू के एवोगाड्रो नंबर इंटू प्लांक जो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है वो r के इक्वल होता है। तो CV जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9r t अपॉन थीटा डी होल क्यूब, थीटा डी क्या है, डी बाई टेम्परेचर है, ये हो जाएगा 0 टू थीटा डी अपॉन टी एक्स पावर 4 ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डीएक्स। ये जो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट मिल रहा है। अब हम इसमें स्पेशल केसेस लगाएंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हम इसमें स्पेशल केस लगाते हैं। तो सबसे पहले केस हम बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे देखो समझना क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक कॉन्सेप्ट को इसमें समझे ना तो वेरी इजी है, ठीक है। तो अब देखो हाई टेम्परेचर मतलब क्या हो रहा है, ये टी जो है ना, ये टी थीटा डी से बड़ा है, ये टी मतलब नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, और ये क्या है यहाँ पे डिबाई टेम्परेचर है। ये क्या है, इसको अगर मैं बात करूं, दिस इज डिबाई टेम्परेचर, ये तो डिबाई टेम्परेचर है, ठीक है। डिबाई टेम्परेचर बहुत छोटा है इससे, अब समझना। अगर हम बात करें, हमने x किसको लेट किया था, x हमने लेट किया था यहाँ पे, अगर मैं x की बात करता हूं तो x हमने यहाँ पे किसको लेट किया था, एच कट ओमेगा अपॉन, एक सेकेंड, आई थिंक h किसको x लेट किया था, एच कट ओमेगा अपॉन के टी को, हाँ एच कट ओमेगा अपॉन के टी को हमने x लेट किया था। और दूसरा दूसरा हमने थीटा डी किसको लेट किया था, थीटा डी हमने एच कट ओमेगा अपॉन के को लेट किया था। अब अगर देखो समझना, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बताते हैं आपको। x में अगर मैं थीटा डी का डिवाइड कर देता हूं, तो थीटा डी का डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, एच कट ओमेगा अपॉन के टी, ये क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा अपॉन के, ये टर्म पूरा हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा 1 अपॉन टी। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, x अपॉन थीटा डी इज इक्वल टू टी मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, ये जो टर्म, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे थीटा डी आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये तो थीटा डी है, कट नहीं होगा, एक सेकेंड, ये थीटा डी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच कट से एच कट का कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन सॉरी नॉट ओमेगा, नॉट इज डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा डी इंटू टी हो जाएगा। तो अब समझना देखो, अब x इज इक्वल्स टू ओमेगा डी बाहर रखेंगे, थीटा डी अपॉन टी। अब हम यहाँ क्या कंडीशन लगा रहे हैं, समझना, कंडीशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे ये वाली, टी जो है वो बहुत बड़ा है थीटा डी से। अब जब टी बड़ा है, नीचे वाला टर्म बड़ा है, टी जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई टी जो है वो बहुत बड़ा है, टी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, टी जो है वो इससे बड़ा है, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, x आपको यहाँ पे जो x मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 से छोटा मिलेगा, जीरो की तरफ x टेंड्स टू 0, जब t x इसकी तरफ जा रहा है, एज t टेंड्स टू 0, x जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब x जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, x जो होगा वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब 0 की तरफ टेंड करेगा। तो अल्टीमेटली यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, जब इस टाइप का टर्म होगा तो e टू दी पावर, समझना,
ये जो e टू द पावर x लिखा है ना, x बहुत छोटा है, x जो है वो बहुत छोटा है, तो e टू द पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ई टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो एक्चुअली जहां पे आपको ये जो टर्म मिल रहा है, तो ई टू द पावर x जो है वो 1 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं ई टू द पावर x की सीरीज की बात करता हूँ ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये होता है। अब जब आगे वाला टर्म हायर ऑर्डर को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई टू द पावर x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अब क्या लिखेंगे, बाय नाउ, बाय इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 से हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल्स टू, CV जो आपको यहां पे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 9R T अपॉन थीटा डी पावर क्यूब, ये हो जाएगा 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, ऊपर क्या है, एक्स पावर 4 है ना, ऊपर है एक्स पावर 4, ई टू द पावर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा, और नीचे जो आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आगे आ जाएगा dx, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9R T अपॉन थीटा डी होल क्यूब हो जाएगा, 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी हो जाएगा, और ये टर्म कैंसिल होते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स dx हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये जो टर्म आपके पास में आया ये आएगा CV का, ठीक है, ये जो है वो किसका टर्म है, CV यानी कि स्पेसिफिक हीट का यहाँ पे आपको टर्म मिल जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो CV यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, CV इज इक्वल्स टू, ये जो CV है दैट इज इक्वल्स टू, CV इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9R को हम क्या कर देंगे 3R, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 9R T अपॉन थीटा डी होल क्यूब, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे x आएगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके थीटा डी टी, इसको थीटा डी अपॉन टी है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है, यहां से आपको सीधा इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल्स टू 9R T अपॉन थीटा डी होल क्यूब, और ये हो जाएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके थीटा डी बाई टी, और प्लस इसका करेंगे तो एक्स पावर 4/4 हो जाएगा, 0 से लेके थीटा डी बाई टी तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा CV, ये हो जाएगा 9R, अब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा डी, इसका लिमिट पुट करेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा थीटा डी होल क्यूब अपॉन टी, ठीक है, ये इसका होल क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, काम करता है, अच्छा यहाँ पे भी इसका क्यूब है और ये इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आगे प्लस, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स पावर 4, तो 1/4 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा थीटा डी पावर 4 अपॉन टी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबको इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो CV जब आप इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9R, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपको 1/3 मिल जाएगा, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/3, प्लस यहां से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर कितनी है, अब देखो ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है ना, ये रेसिप्रोकल है ना, टी क्यूब से टी क्यूब कट जाएगा, थीटा क्यूब से थीटा क्यूब कट जाएगा, अंदर आप इधर जाएंगे तो ये पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो एक पावर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा डी थीटा डी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा CV। अब आप अंदर से 3 को कॉमन ले लो, तो 3 को कॉमन लेके इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, अगर आप यहाँ से 3 को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 3R, ठीक है। एक्चुअली हम उसको डुअलोंग पैटिट जो था उसका ग्राफ इस टाइप का था, डुअलोंग पैटिट ग्राफ कहता था कि वो 3R के इक्वल होता है, तो हम उसको उससे रिलेट करने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा यहाँ पे, तो 3R अब जो अंदर जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा थीटा डी अपॉन टी। तो एक्चुअली आपको जो वैल्यू मिल रहा है CV का वो किसके इक्वल मिल रहा है, अब देखो अंदर वाले टर्म में हम बात कर रहे हैं T जो है वो बहुत बड़ा है थीटा डी से, तो अगेन ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म अगेन 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपको किसके इक्वल मिलेगा, 3R के इक्वल मिलेगा, मतलब हमने जो यहाँ से C फाइंड किया है, CV फाइंड किया है, वो किसके इक्वल है, 3R के इक्वल है एट हाई टेम्परेचर, लो डिबाई टेम्परेचर, किस पे, लो डिबाई टेम्परेचर पे आपको ये कंडीशन मिल रही है, हमने पूरा 1 बाय 1 स्टेप करके इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट कंडीशन हम कह रहे हैं भाई डिबाई टेम्परेचर थीटा डी जो है वो बहुत ज्यादा है, एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो है लेकिन डिबाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जब लो टेम्परेचर है मतलब T टेंड्स टू 0, अब T 0 की तरफ टेंड करेगा, नाउ बाय इक्वेशन नंबर 7
तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 हमने यहाँ पे लिखा है, इस इक्वेशन नंबर 7 से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 7 है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास में क्या होगा, हम इस इक्वेशन नंबर 7 में जो हमारे पास में इसकी वैल्यू जो मिलेगी, यहाँ से इसकी जो वैल्यू मिलेगी t0 हो जाएगा। देखो t0 होने पे ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cv इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9r t अपॉन थीटा डी क्यूब, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट x पावर 4 ex अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है ना, इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट होता है 4 अपॉन 15 x पाई पावर 4 अपॉन 15। इसको हम एक्चुअली बीटा फंक्शन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बीटा फंक्शन से। हम यहाँ पे बीटा फंक्शन इसको यूज कर सकते हैं, बट अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम यहाँ पे सीधा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 4/15 x पावर 4 जो है वो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा CV, यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल्स टू, यहाँ से मिलेगा 9r, ये हो जाएगा t अपॉन थीटा डी होल क्यूब, ओके। और ये हो जाएगा 4 अपॉन 15 पाई पावर 4 इसका वैल्यू। तो CV जो होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 9 इंटू ये हो जाएगा 36/15, ठीक है। अब आप इसको अल्टीमेटली यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें, 9 के टेबल से कट कर देते हैं यार इसको, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 के पावर टेबल से कट करेंगे तो 12 अपॉन 5 ये हो जाएगा पाई पावर 4 r t अपॉन थीटा डी होल क्यूब हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा है डिबाई का जो लॉ है वो मिल रहा है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, CV प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलता है, इसको हम कहते हैं डिबाई, ये जो होता है डिबाई टी क्यूब लॉ होता है ना, डिबाई टी पावर 3 लॉ, इसको हम क्या कहते हैं, डिबाई लॉ, ठीक है। दिस इज द डिबाई टी क्यूब लॉ, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे इसका वैल्यू मिलता है, मतलब CV यानी कि जो उसका मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है वो हमेशा इसके टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लॉ जो है हमको यहाँ से मिलता है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन की। यहाँ तक हमने पूरा इसको डिस्कस किया, बात है इसका एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअली क्या होता है, जो Ag है ना, Ag एटम और एल्यूमिनियम एटम जो होता है, इनके बेसिस पे हम इसमें एग्रीमेंट, इसका एग्रीमेंट यहाँ पे होता है, मतलब एक्चुअली इसको समझा जाता है। तो यहाँ से जो इसका जो हम यहाँ पे डिबाई थ्योरी जो है उसके एक्सपेरिमेंटल ग्राफ की बात करें तो वो इस टाइप से जाता है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है, वो जितना सा ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का जो इतना सा डिफरेंस होता है, और ये इसका थ्योरेटिकल अगर आप समझना चाहें तो ये डिबाई के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो यहाँ से डिबाई भाई साहब ने इसको बनाया था, और ये इसका यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज जो मिलते हैं उसके यहाँ पे इसको मिला। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जो टेम्परेचर का रीजन होता है ना, रीजन ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो रीजन, अब देखो ये सिर्फ याद रखना, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के लिए, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का रीजन होता है वो 0.0 ये होता है 0.02 थीटा डी, ठीक है। ये थीटा डी टेम्परेचर है, यहाँ तक इस रेंज में काम करता है, जो वो यहाँ पे इसमें हम इसको कंसिडरेबल मानते हैं, ठीक है। क्योंकि लोअर टेम्परेचर तो उसको हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर करते हैं, तो ये इसकी रेंज होती है। और इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली जो थीटा डी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे डिबाई लॉ को रिप्रेजेंट कर देता है। आप कैसे रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं थीटा डी की बात करता हूं तो थीटा डी हमने क्या कंसिडर किया था, ओमेगा डी के कंसिडर किया था ना, ओमेगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूं थीटा डी, तो थीटा डी हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, अगर हम बात करें यहाँ पे हमने कंसिडर किया था ये टर्म्स। अब देखो थीटा डी हमने क्या कंसिडर किया था, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन के, ठीक है। तो सॉरी एच डी ओमेगा अपॉन के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो थीटा डी हमने क्या कंसिडर किया, ओमेगा डी एच कट अपॉन टी, तो अब सॉरी के, ठीक। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से ओमेगा डी का क्या वैल्यू मिलता है, तो वो मिलता है एच कट अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा के थीटा डी अपॉन एच कट हो जाएगा। तो यहां से ये जो था पूरा डिबाई लॉ को एक्सप्लेन कर देता, समझना, ये एक फार्मूला पूरे डिबाई लॉ को एक्सप्लेन कर देता। कैसे एक्सप्लेन करता है, अगर हम यहां से ओमेगा डी की वैल्यू की बात करें, अगर हम यहां से ओमेगा डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा डी के बी, या के लिख दो सिंपल सा, के अपॉन एच कट। इसका हम यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, इसका क्यूब जब आप करेंगे तो ये एक्चुअली जो टर्म मिलता है वो 18 पाई स्क्वायर एन अपॉन वी के। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखा था, स्टार्टिंग में हमने इस फॉर्मूले के बारे में बात की जो कि नॉर्मल मोड्स होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के लिए जो उसके नॉर्मल फोर्स होता है -1। तो ये इसको टर्म को डिनोट कर देता है, यानी कि थीटा डी जो टेम्परेचर मिलता है ना आपको, वो एच कट, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना पूरा, टी पावर लेके एच कट, ये हो जाएगा के बी, या फिर आप सिंपल सा के लिख दो इसको, ये हो जाएगा के, ठीक है, के, और ये हो जाएगा 18, इसका क्यूब का ना, क्यूब है तो इधर आएगा, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा इसका, एक्चुअली यहाँ से क्यूब होगा तो क्यूब रूट करने पे ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एन अपॉन वी पावर 1/3 हो जाएगा। और ये जो टर्म आएगा ना, इस टर्म को वापस आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो ये जो होता है पूरा डिबाई का लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्चुअली यहां से फिर क्या करते हैं, CV/T के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ बनता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन सब पे क्या करते हैं, स्लोप निकाली जाती है, स्लोप से फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक्चुअली वो सारा एक्सपेरिमेंट के लिए है, बट आपको ध्यान ये रखना है एक्सपेरिमेंटली भी आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, बट वो किसके थ्रू होता है, थीटा डी के थ्रू होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इसका शॉर्ट कमिंग्स। अब देखो इसमें भी कुछ कमियां होती हैं, तो ये हमने शॉर्ट कमिंग इसमें लिख रखे हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट कमिंग में बारे में जो नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट कमिंग इसकी इतनी है। सबसे पहले बात करते हैं डीवाई जो मॉडल होता है, इट इज वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, ओनली लॉन्ग वेवलेंथ के लिए होती है, यानी कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी, देखो जब वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये जो होता है किसके लिए होता है, अगर हम इसके शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं, सीधा से इतना है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ये जो होता है लॉन्ग वेवलेंथ वालों के लिए होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब हम उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है, ठीक है, आर एक्टिव इन द सॉलिड, जो कि फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होती है उनके लिए ही होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड आर एज्यूम्ड इन 3n, इसमें 3n एज्यूम किया जाता है। तो इट इज लाइक दिस डिफिकल्ट टू जस्टिफाई द सॉलिड कंसिडर्ड टू बी एन इलास्टिक, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे 3n कंसीडर कर रहे हैं तो ये जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है उसको इलास्टिक। एक्चुअली इलास्टिक वेव जो चलता है ना, तो वो लॉन्गिट्यूडनल चलता है या ट्रांसवर्स चलता है, उसमें दो कंडीशन बनती है, तो उसमें हम एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि 3n कंडीशन में आप लेंगे तो उसमें जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर बात आती है कट ऑफ रीजन को लेके, तो कट ऑफ रीजन में क्या कहता है, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एज्यूम्ड टू बी सेम फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने दोनों के लिए वो दोनों की सेम ली है। देखो यहाँ पे आप अगर ट्रांसवर्स की बात करें या फिर आप अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, दोनों के हमने सेम लिए। अगर हम इनको, दिस इज अगेन डिफिकल्ट टू जस्टिफाई डिफरेंट ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड, अब अगर इनको डिफरेंट ले लें, ये तो अभी हमने सेम पे लिए, आपने पूरा थ्योरी इसकी थ्योरी दी है। अगर हम उन दोनों को डिफरेंट ले लें, ट्रांसवर्स के अलग ले लें, लॉन्गिट्यूडनल के अलग लेंगे, तो उस टाइम पे आप इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को लाइक उसमें उसको उस थ्योरी पे उसको देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डीबाई थ्योरी, थीटा डी इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। अब देखो ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये इस वाले ग्राफ में भी आप देख लीजिए, जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये आगे जाते हुए कांस्टेंट हो जाता है। तो थीटा एट वी सी टाइप से, लाइक ये सीवी का वैल्यू जो है यहाँ पे मिलता है आपको C3R के इक्वल, बट ये भी लाइक कुछ कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर ये भी डिपेंडेंट होता है। इट इज फाउंड दैट टेम्परेचर डिपेंड ऑन दी, लाइक थीटा डी डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो द थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द एक्चुअल क्रिस्टलाइन नेचर, ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन नेचर पे नहीं है, उस पे भी ये फेल हो जाती है। सो द थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू द क्रिस्टल्स कंपैरिजन टू एज मोर द वन टाइप ऑफ एटम। देखो एक्चुअली क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, देखो क्रिस्टल में क्या होता है, एक से एक, ये तो देखो अभी हमने सिर्फ सिंपल क्रिस्टल, ये सेम एटॉमिक लिए। अब क्रिस्टल में क्या होता है, बहुत सारे इसी टाइप के आप दूसरे उसमें होंगे क्रिस्टल में, और बहुत सारे एटम, बड़े छोटे अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर क्रिस्टल बनता है। तो एक क्रिस्टल के अंदर इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे अलग अलग क्रिस्टल के अलग अलग वाइब्रेशनल मोड होंगे। अभी तो हमने एक एटम लिया या फिर उसके करस्पॉन्ड्स में बात किया, तो वहां पे सेम फ्रीक्वेंसी सेम वाइब्रेशनल मोड से काम चल गया, बट अलग अलग जब होंगे, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स होता है, तो उन एटम्स के लिए क्या होगा, इसको यूज करना लाइक थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही नहीं वैसे यूज, ठीक है। तो उसमें इसके कंपैरिजन में उसको यूज करना, अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। सो द थ्योरी कंप्लीटली इग्नोर्स द इंटीग्रेशन अमंग द, ये जो इंटरेक्शन अमंग द एटम एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिफिक। अब देखो ये एक्चुअली क्या होता है, इसके आगे और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसमें हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, इसकी थर्मोडायनेमिक कंडक्टिविटी, जिसको हम सॉलिड कंडक्टिविटी कहते हैं, लैटिस की कंडक्टिविटी। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी कुछ वहां पे लाइक कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट में इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन को पूरा लाइक एक तो इग्नोर किया गया, दूसरा यहाँ पे एटम के बीच में इंटरेक्शन,
एक्चुअली क्या होता है, जब एक एटम अगर पड़ा है तो सिंपली वो पड़ा ही नहीं रहता, उनके एटॉमिक इंटरेक्शन भी बहुत सारे होते हैं, तो एटॉमिक इंटरेक्शन को उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि वो भी उसमें इफेक्ट करते हैं। सो उस टाइप से ये थ्योरी में थोड़ा वो भी बाधा करते हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरा था डिबाई के बारे में, हमने पूरा एक वीडियो में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश की है। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।